नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार की नीति और राजनीति की आलोचना, उसका विरोध या गरीब लोगों के जरिए, हाशिए पे पड़े लोगों के जरिए अपने दुख दर्द की शिकायत करना, क्या उसको अवैध माना जाने लगा है? क्योंकि जिस तरह से सरकार के वकील और सरकार का ही पक्ष रखने वाली जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया है, वो जिस तरह से पूरा माहौल बना रही है, ऐसा लगता है कि सरकार की किसी भी नीति की आलोचना करना, चाहे उसमें गरीब लोगों को नुकसान हो रहा हो, उनकी जान पर बन रही हो, उनकी गरिमा पे बन रही हो, या इतनी बड़ी महामारी के दौर में सवाल उठाना, ऐसा लगता है कि अवैध करार दिया जाने लगा है, गैर कानूनी करार दिया जाने लगा है। मैं आपको बताऊंगी ये क्यों मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो खबर है वो ये है कि भारत में जो ऑल इंडिया वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन है, WNCA, उन्होंने एक ख़त लिखा है। ख़त लिखकर उन्होंने इस बात पर असंतुष्टि जाहिर की है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उन्होंने ये कहा कि जो लोग बार बार जोर दे रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मजदूरों की समस्याओं को सामने ला रहे हैं, यानी उनकी कहानियां कह रहे हैं, जो पत्रकार, वो एक गिद्ध की तरह, वल्चर की तरह काम कर रहे हैं और वो प्रॉफिट्स ऑफ डूम हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि क़यामत के पैगंबर, अगर इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, यानी वो लोग जो एक क़यामत जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और अंत जो है वो बिल्कुल निकट है। तो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग अपनी तस्वीरों के ज़रिए, अपने वीडियोस के ज़रिए, अपनी न्यूज़ रिपोर्ट्स के ज़रिए। इस पर जो ऑल इंडिया वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन है, उसने ख़त लिखा है और कहा है कि हम इस त्रासदी को दर्ज करके अपनी जान खतरे में डालकर इस पूरे संकट के गवाह बन रहे हैं। वो संकट जो कि आज़ादी के बाद से, बंटवारे के बाद का अब तक का सबसे बड़ा संकट है, और हमारे काम को, उसकी गरिमा को कम करने की कोशिश ना की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने काम के ज़रिए लोगों की अंतरात्मा को जगाते हैं। यानी जब तक हम गरीब लोगों की बात सामने नहीं रखेंगे, जब तक लोगों की आंखें नहीं खोलेंगे, उनकी अंतरात्मा को नहीं जगाएंगे, तब तक जो सरकार है वो उस पर फैसले ले सके, कदम उठा सके, या एक तरह से कहा जाए कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो इस पर कदम उठाए। ये बात ख़ास तौर से उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो दो ख़ास कहानियाँ हैं, जिसमें एक प्रवासी मज़दूर जो इतना भूखा है कि मरे हुए कुत्ते को खाने के लिए मजबूर है, वो वीडियो आपने भी देखे होंगे। उसके अलावा दूसरी एक कहानी जिसमें एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ की के शव के ऊपर जो चादर लिपटी हुई है उससे वो खेल रहा है। कहीं ना कहीं ये दो तस्वीरें, दो कहानियाँ ऐसी हैं जिसने पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया की अंतरात्मा को जगा दिया है। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं मजबूर होकर ये फैसला देना पड़ा कि सरकार जो है वो प्रवासी मजदूर जो अपने घर जा रहे हैं उनसे उनके जाने का टिकट ना ले। शुरुआत में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया नहीं था, लेकिन जब जनता का दबाव, या कहें प्रेस के ज़रिए, पत्रकारों के ज़रिए जब ये दबाव पड़ा, ये कहानियाँ देखी गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए इस बात को सामने रखा। और इसी दौरान हमने देखा कि किस तरह से जो भारत सरकार के वकील, उसे कह सकते हैं, हालांकि ये कोई प्राइवेट क्लाइंट, यानी प्राइवेट क्लाइंट जैसा वकील नहीं होता कि मैंने किसी वकील को हायर कर लिया। आप भारत सरकार के वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं भारत के, तो यानी आपके ऊपर जिम्मेदारी ये भी है कि आपकी जो आंसरेबिलिटी, जो आपकी जवाबदेही है, वो भारत की जनता के प्रति भी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का राज है, उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो कि एसी रूम में बैठे हुए हैं। इनका योगदान ही क्या है, ये भी पूछ रहे हैं वो। यानी कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं, और इसके अलावा जो पत्रकार हैं या विपक्ष में बैठे हुए लोग जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है कि उनका योगदान क्या है, क्या उन्होंने उन लोगों की मदद करने की कोशिश की जो लोग भूखे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही बेजा सवाल है। दूसरी बड़ी बात कि अगर इस सवाल का जवाब देना ही समझते हैं वो कि उन्हें जवाब चाहिए, तो मैं बताती हूँ कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे पत्रकार हैं, न सिर्फ कि जो खबरों को कवर कर रहे हैं, बल्कि जो भी दुख तकलीफ में देख रहे हैं जिन लोगों को, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और अगर यही आर्ग्यूमेंट, यही दलील अगर सॉलिसिटर जनरल साहब के ऊपर अप्लाई की जाए, तो उनसे भी ये पूछा जाए कि आपने कितने लोगों की मदद की। हालांकि अगर ये परिभाषा लागू किया जाए कि पत्रकार
एक पानी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाए या उसकी तस्वीर ले, क्या दंगों में मरते हुए व्यक्ति को बचाए या फिर उस कहानी को दर्ज करे, तो ये कहानी बहुत लंबी जाएगी। इसमें कुछ पत्रकार ऐसा कर सकते हैं, कुछ पत्रकार ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें गिद्ध कह देना कि वो गिद्ध की तरह, और उन्होंने खासकर एक ऐसा उदाहरण दिया जो पूरी तरीके से फेक न्यूज़ पर आधारित है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो कि आपकी कॉलोनी के, आपके जो RWAs हैं, उनके अंकल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अंकल्स फॉरवर्ड करते हैं। और भारत का इतना जिम्मेदार दूसरे दर्जे का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर अगर ऐसा कहता है तो ये बेहद शर्म और अफसोस की बात है कि वो भी व्हाट्सएप की जो सर्कुलेशन है, व्हाट्सएप के जरिए झूठ फैलाया जाता है, उस पर विश्वास करें। उन्होंने 1993 का जिक्र किया जब सूडान में, आपको याद होगा, एक बच्चा बैठा हुआ है, बराबर में गिद्ध बैठा हुआ है, और वो कहानी, एक झूठी कहानी लगातार सर्कुलेट होती है कि उस पत्रकार ने उस बच्चे को गिद्ध से बचाया नहीं बल्कि फ़ोटो लेकर गायब हो गया। हालांकि ये गलत है, ये झूठी कहानी है। सच्ची कहानी ये है कि उस पत्रकार ने उस बच्चे के पास से गिद्ध को भगाया और उसके बाद वो वापस वहाँ से आ गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ जो बीमारियाँ फैली हुई थी, ऐसे में ये इस बात का मशवरा नहीं दिया जाता था पत्रकारों को या वो लोग जो वहाँ फील्ड में काम कर रहे थे कि वो उन लोगों को छुएं, ताकि संक्रमण वहाँ जो काम कर रहे हैं लोग या जो पत्रकार कवर कर रहे हैं या फोटोग्राफर्स जो फ़ोटो ले रहे हैं, उन तक ये संक्रमण ना पहुंचे। तो ये कहानी झूठी है। फेक न्यूज़ का सहारा लेकर तुषार मेहता साहब ने ये बात कही। और आपको ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही तुषार मेहता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये दर्ज की बात, ये कहा कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर, अप्रवासी मजदूर इस वक्त हाईवे पर या रोड पर नहीं है, यानी अपने घर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो सॉलिसिटर जनरल साहब ये शिकायत कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जानी चाहिए। मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर पॉजिटिविटी क्या चीज़ होती है, किस तरह के पॉजिटिव सिटीजन्स उन्हें चाहिए, किस तरह के पॉजिटिव पत्रकार उन्हें चाहिए। उस तरह के पॉजिटिव पत्रकार जो ऐसी कोई भी नेगेटिविटी ना फैलाएं, ऐसे कोई भी सवाल ना करें जिसमें हम ये कह सकें कि लॉकडाउन का फैसला 4 घंटे के नोटिस पे क्यों लिया गया, जब 500 से कम जो है संक्रमित लोग थे तब सख्ती से लॉकडाउन लगाया गया, और अब लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं भारत में संक्रमण। पूरी दुनिया में जो देश हैं जिनमें सबसे ज़्यादा संक्रमण हो गया है उनमें भारत का एक शुमार है, और अब हम लगभग लॉकडाउन पूरे तरीके से खोल रहे हैं। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, और अगर लॉकडाउन लागू करना ही था तो क्यों नहीं उन मज़दूरों को, जो करोड़ों लोग हैं, 12 से 14 करोड़ लोग जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, क्यों नहीं उनको एक तरह से वो वक्त दिया गया जिसमें वो अपने घर जा सकते, वो वक्त दिया गया जिसमें वो अपने जीवन को सुरक्षित कर सके। तो क्या इस तरह के पॉजिटिव पत्रकार, पॉजिटिव लॉयर्स, पॉजिटिव सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें चाहिए जो ये मांग ना करें कि इन गरीबों को खाना मिले, पानी मिले, इनके सर पे छत मिले और सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच सकें। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है, भारत का संविधान ये कहता है कि ये बुनियादी अधिकार है एक नागरिक का कि उसको लाइफ विद लिबर्टी एंड डिग्निटी मिले, एक आज़ादी की और एक गरिमा की, एक इज्जत की ज़िंदगी। भारत का संविधान ज़िंदगी की बात करने के अलावा एक इज़्ज़त की ज़िंदगी की बात करता है। क्या ये इज़्ज़त की ज़िंदगी जो भारत का संविधान जिस बात की गारंटी देता है, क्या ये नहीं चाहते तुषार मेहता साहब कि ये गारंटी उन्हें मिले, ये अधिकार उन्हें मिले? और किस तरह के राष्ट्रवाद का वो जिक्र कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है उसकी कोई तारीफ़ नहीं हो रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि गरीब नागरिकों के लिए सवाल उठाना क्या ये राष्ट्रवाद नहीं है? क्या ये देश प्रेम नहीं है? या फिर आंखों पर पट्टी बांधकर तमाम गरीब लोगों की जितनी भी उन्हें परेशानियां हो रही हैं उन्हें भुगतने दिया जाए? क्या वाकई उनके सवाल उठाना, और वैसे भी ये भी समझना ज़रूरी है इस वक्त में कि राष्ट्र आखिर क्या चीज़ होती है? क्या रास्ता भटकती हुई ट्रेनों में 80 लेबरर्स का, मज़दूरों का मारा जाना, और ये मेरी फिगर नहीं है, ये भारत सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री की फिगर है जिसमें वो ये कह रही है कि 80 लोग मारे गए। तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, तो मैंने आपको बताया कि अब भारत सरकार के वकील जो हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो है कोर्ट में, वो भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात कही है एक फेक न्यूज़ के आधार पर, जिस सूडान के पत्रकार का, फोटो जर्नलिस्ट का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रोल्स की भाषा है तो आपको इस न्यूज़ चैनल की पहले एक क्लिप दिखाती हूँ टाइम्स नाउ की, जिसमें टाइम्स नाउ ये कह रहा है कि जो ब्लैक लाइव्स मैटर, जो अभी फ़िलहाल अमेरिका में दंगे हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरे तरीके से एक उबाल पर पूरा देश आ गया है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, क्या भारत में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इसी तरह का एक उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं भारत में? पहले एक क्लिप देखिए, फिर उस पर बात करते हैं। At Times Now, super exclusive, a big story. There's no limit, viewers, to opportunism.
a group of Khan market intellectuals and Congress sympathizing Modi bashers have begun an insidious campaign to use the imagery and narrative building in the United States on the back of the African American anti-racism protest to incite Indian Muslims here at home. Now, this group is urging Indian activists to mobilize Muslims under the banner Muslim Lives Matter, just like the Black Lives Matter campaign in the United States of America. And you can see those pictures, viewers, in the middle of your screens. They come out of Boston. There are a large number of protesters out on the streets protesting violently against what they believe is institutionalized, state-sponsored racism against the black community in America. And a large number of activists in Lutyens, in this ecosphere, this leftist ecosphere, and of course the pseudo-liberal space, the pseudo-secularist space, who are coming out and saying that, well, if African Americans can be mobilized in such large numbers, why aren't groups here in India mobilizing Muslims? तो आपने देखा ये वीडियो, इस वीडियो में ये कहने की कोशिश करें, मैंने भी कल ये कार्यक्रम किया था कि किस तरह से दो जो ऑप्रेस्ड यानी प्रताड़ित समाज हैं, चाहे वो ब्लैक हों वहाँ रहने वाले अमेरिका में या यहाँ की माइनॉरिटीज़ हों, ये थोड़ा और दायरा इसका बढ़ाइए। यहाँ भारत में जो दलित हैं, आदिवासी समुदाय हैं, जो हाशिए पे पड़े हुए किसान हैं, या बाकी जितने भी समुदाय हैं जिनको वो इंसाफ, वो जगह, वो अधिकार, वो आज़ादी, वो राष्ट्रीय जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनमें वो स्थान या वो हिस्सा नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, क्या उनकी बात करना देशद्रोह हो गया है? तो यानी सरकार की कोई भी आलोचना, क्या ये डिक्लेयर कर दिया जाए? तुषार मेहता साहब की बात सुने, और ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया, टाइम्स नाउ या दूसरे भी चैनल्स इस खबर को उठा रहे हैं कि क्या इस तरह की बात करना कि पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना, इसकी गारंटी, इसका अधिकार देश का संविधान देता है। तो सबसे पहले तो क्या इस किताब को ही हम ख़त्म कर दें, इस किताब को बेकार बता दें, इस किताब को रिजेक्ट कर दें, या ये माना जाए कि ये कंटेम्प्ट है इस किताब के लिए, कि जिस तरह की बात सरकार कर रही है, जिस तरह की बात ये न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं कि अगर अपने ही देश में उसी देश के नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इसको सरकार के खिलाफ एक कार्रवाई मान ली जाए, इसको गद्दारी मान ली जाए, इसको मक्कारी मान ली जाए, कि इसको एक तरह से कंस्पिरेसी बताया जा रहा है कि एक षड्यंत्र है। तो क्या मैं आज ये पूछ रही हूँ कि इन तमाम ये पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या किसी भी विरोध की आवाज़ को, किसी भी तरह की शिकायत को, क्या भारत में अवैध, गैर कानूनी या इलेजिटिमेट बनाने की कोशिश हो रही है? और आखिरी बात कि जिस तरह से टाइम्स नाउ कह रहा है कि ये लोग जो खान मार्केट इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो लेफ्टिस्ट इकोस्फीयर है, ये उबाल लाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। तो अगर जो नागरिक हैं भारतीय, अगर वो शिकायत करते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं, या ये बोलते हैं कि उनको वो जगह मिलनी चाहिए जो भारतीय संविधान ने उनके साथ वादा किया है, या कल को गरीब लोग, ये माइग्रेंट वर्कर्स ये कह रहे हैं कि हमें परेशानी हो रही है, हम रेल में 8-8 दिन, 9-9 दिन, या इससे भी ज़्यादा दिन हम ट्रेन में गुजार रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, कल को किसान ये कहें कि उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, कल को आदिवासी ये कहें कि उन्हें वो जगह नहीं मिल पा रही है, या दलित ये कहें कि उनके साथ जातिवाद हो रहा है या जातिगत प्रताड़ना का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्या ये सब कुछ अब देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।